नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा है नीले ड्रम की मिस्ट्री, खुलने लगी हिस्ट्री। खैरथल तिजारा जिले में मेरठ हत्याकांड की तरह हत्या कर शव को नीले ड्रम में डालकर शव को नष्ट किए जाने का मामला सामने आया है। एक घर की छत पर प्लास्टिक के नीले ड्रम में 28 साल के युवक हंसराम का शव मिला है। हंसराम उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। शव को गलाने के लिए ड्रम में बकायदा नमक डाला गया था। खैरथल के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में मृतक हंसराम परिवार के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। हंसराम ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। रविवार को मकान मालिक राजेश की पत्नी मिथिलेश किसी काम से घर की छत पर गई तो उसे बदबू आई। मिथिलेश ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे जितेंद्र और मृतक हंसराम की पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुरीता को पकड़ लिया है। पुलिस फिलहाल दोनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी वारदातें क्यों सामने आ रही हैं और इसके पीछे की सोच क्या है। सवाल ये भी कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खैरथल में नीले ड्रम में मिली युवक की लाश। गला काटा, शव पर नमक डाला, ड्रम में छिपाया। मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। मृतक की पत्नी और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली। पुलिस की जांच, लव अफेयर का शक। एक मकान में से बदबू आ रही है। वहाँ मौके पे पुलिस पहुंची है। एक किचन के अंदर ड्रम रखा था, उसको बाहर निकाला, उसके कपड़े वगैरह थे। उसमें एक बॉडी मिली है मृत अवस्था में। नीले ड्रम की मिस्ट्री, खुलने लगी हिस्ट्री। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनस्वी गौतम, मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनिल गोटवाल, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तान्या गडकरी, हिंदू अधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनैना शर्मा, एडवोकेट हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नितिन तिवारी, हमारे संवाददाता भी अलवर से जुड़ेंगे। और हमारी कोशिश होगी गौतम कश्यप से भी बात करने की, जो कि मृतक के छोटे भाई हैं। तस्वीर में हमें दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। गौतम जी, आपसे मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगी। जाहिर तौर पर ये बहुत ऐसा एक क्षण है आपके लिए जो दुखों का पहाड़ आप पर टूटा है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपके साथ है, लेकिन इस सबसे बड़े दुखद मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हत्यारा है वो आपकी भाभी ही है। तो ऐसे में आप ये बताइए, कभी आपको शक हुआ कि आपकी भाभी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या पति के साथ पटरी नहीं खा रही है, या इतने बड़ा हत्याकांड वो कर सकती है? गौतम, आप तक आवाज जी। गौतम, आप तक आवाज पहुंच रही है? झगड़ा नहीं होता था, ना ही तो कुछ होता था। यहाँ आने के बाद ही ये हत्या करी गई है जी। ये जितेंद्र और सुनीता, जितेंद्र और लक्ष्मी मिलकर ही करी है जी। गौतम, ये बताइए, तीनों बच्चे भी अब पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं, तो क्या वो आपके साथ रहेंगे? अभी बच्चे कहाँ हैं? अभी बच्चे तो पता नहीं कहाँ पर हैं। बच्चे को तो साथ में लेके जाऊंगा। आप अपने पास रखेंगे? हाँ जी, बच्चे को तो साथ में रखूंगा। और अपनी भाभी के खिलाफ आप क्या मांग करते हैं? किस तरह की सजा होनी चाहिए? इन दोनों की सजा, जितेंद्र और लक्ष्मी की सजा होना चाहिए जी। आप उम्र कैद की मांग करते हैं या फिर फांसी की सजा? फांसी की सजा होना चाहिए इसमें।
चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों की हमसे फांसी जुड़ने की के सजा लिए, दी जाए। और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ अनिल गोटवाल भी जुड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर कानूनी पहलू से उनसे बातचीत होगी। एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हिंदू अधिकार कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तान्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस तरीके के मामले में अचानक आप तेजी देखें। मेरठ से ये मामला शुरू हुआ था मुस्कान का, उसके बाद हमने इंदौर का मामला देखा था जिसमें सोनम का मामला सामने आया, और अब यहाँ पर खैरथल में लक्ष्मी का मामला सामने आया है। ये अचानक से तेजी इस तरीके के मामलों में क्यों आ रही है? क्या समझ पा रही है इसके पीछे की साइकोलॉजी? मुझे लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें विवाह संस्था को लेके जो एक तरह से एक पहले उसे पवित्र माना जाता था, लोगों में एक भय रहता था उसके लिए, या फिर उसको बचाए रखने की कवायद रहती थी। अब दिक्कत ये हुई है कि क्राइम के लिए तरह तरह की वेब सीरीज और ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई है हर एक के मोबाइल में। अजीब अजीब तरह के सारे वीडियोस और बहुत कुछ अवेलेबल है। और ये जो माइंड्स हैं जो विवाह संस्था को इतनी ठीक तरह से हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये जो माइंड्स हैं इनको बहुत तेजी से कैच कर लेते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि विवाह के अंदर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब पति हो या पत्नी हो, उनको जो मारने की घटनाएं हैं लगभग 250 से 300 हर साल देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं, मतलब कानून व्यवस्था में जो एक कहते हैं भय नहीं रह जाना, वो भी है, और दूसरा परिवार संस्था में आदर नहीं रह जाना, परिवार संस्था को लेके कोई श्रद्धा न रह जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सेल्फ सेंट्रिक हो जाना और अपने लिए ही सोचना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानव में एक संवेदना का भाव लुप्त हो रहा है, और इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो आजकल का जो एक बना दिया गया था और कि ये सारा तो ढकोसला है, परिवार संस्था कुछ नहीं होती है, विवाह संस्था ये सारी जो है ये तो समाज की थोपी हुई चीजें हैं। तो इस तरह के विचारों ने इस सबको बहुत लूज किया है और समाज टूट रहा है। सुनिए ना, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि भाई सीधा रास्ता भी तो था। अगर आपको शादी नहीं चलानी है, आप डिवोर्स ले लेते, आप सेपरेट हो जाते, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे हत्या कर दी जा रही है। क्या डिवोर्स बहुत जटिल है इसलिए सीधे सोचा जाता है कि काम तमाम कर दिया जाए? किस तरह से देख रही हैं आप? क्या है आपका पॉइंट? सुनिए ना, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुनैना तक आवाज नहीं पहुंची। लेकिन तान्या जी, आप कह रहे हैं कि हम पहले के दौर को अगर देखते हैं तो शादियां बहुत लंबे वक्त तक चलती थी, एक कमिटमेंट होता था, वो कमिटमेंट अब नजर नहीं आ रहा। तो ये रिश्ते इतने नाजुक जो हैं वो जाहिर तौर पर प्यार और भरोसे पे टिके होते हैं। ये प्यार, भरोसा, कमिटमेंट क्यों गायब हो रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा कि आपने अभी बात की कि डिवोर्स क्यों नहीं ले लिया। देखिए, भारत में अभी भी डिवोर्स की जो रेट है देखा जाए तो वैश्विक तुलना में ये 1% पर ही है। शहरों में ये 2-3% तक जाने लगी है और कुछ स्टेट्स हैं जहां पर 18% तक पहुंची है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे अभी तक कम से कम परिवार को एक बहुत मजबूत संस्था माना जाता था। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि ये जो हिंदू संस्कार है, जो विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं, विवाह को एक संस्कार मानते हैं जो जन्मों जन्मों तक चलता है, और जिसमें एक व्यक्ति अगर चूक भी रहा है तो पूरा समाज मिलकर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो डिटेल में आ रहा है, तो जिस तरह की चीजें चल रही थी, मुझे लगता है समाज का भी कहीं ना कहीं जो एक पहले होता था, कोई चूक रहा है तो उसे ठीक करने का, ध्यान देने का, वो सारा अभी गड़बड़ा गया है सिस्टम। तो हमें हमारे समाज को और जो हमारी हिंदू वैल्यूज है उनको भी वापस से लोगों में इनकॉर्पोरेट करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है तान्या जी तो पहले से जुड़ी थी, अब यहाँ पे सुनैना भी मुझे दिखी हैं। सुनैना जी, आपसे मेरा सवाल होगा यही कि आखिरकार सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा? भाई आपको शादी नहीं चलानी है तो आप अलग हो जाइए, आप हत्या क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? क्या डिवोर्स इतना ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, इसकी वजह से ये लोग इस तरीके से भागते हैं और सीधे यहाँ पर हत्या जैसी बड़ी चीज को अंजाम देने से नहीं चूक रहे? होना एक अलग विषय है,
लेकिन यहाँ पे जैसा तान्या जी भी कह रही हैं, और सामाजिक व्यवस्थाएं जो अभी हम देख रहे हैं, उन व्यवस्थाओं पे भी विचार करना एक हमारे लिए अभी इन हालातों को देखते हुए बहुत आवश्यक हो गया है कि कहीं महिलाएं पुरुष दोनों ही रिश्तों को निभाने में, जैसा कि हम आजकल कोर्टों में देख रहे हैं, पिछले 7 से 8 सालों में जहां कोर्ट शहरों में 1 या 2 फैमिली कोर्ट हुआ करते थे, वहां 5, 6 से लेके 8 से 10 तक फैमिली कोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है। तो ये कहना तो उचित नहीं होगा कि फैमिली कोर्ट्स कम है या कोर्ट्स की संख्या बहुत कम है जिसके कारण ऐसे मुकदमे हो रहे हैं। मैं जो इसका कारण मेन समझ पा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करने के बाद हमारे सामने ये आता है कि अधिकांशतः या तो इन मामलों में नशा बहुत बड़ी समस्या रहती है, या बहुत बड़ी समस्या होती है फाइनेंस की कमी परिवारों में। जो हमारी व्यवस्थाएं भौतिकी की तरफ ज्यादा बढ़ गई है, इनके कारण भी आजकल इस तरह के क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कोर्ट्स की कमी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट्स अपने प्रक्रिया के अनुसार सारे काम करती है, सबको उचित न्याय का अवसर भी प्राप्त होता है। लेकिन इस प्रकार से किसी को मौत के घाट उतार सुनिए ना, मेरा सवाल डिवोर्स को लेकर ये था कि लंबी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, किसी भी तरह से कहना उचित नहीं होगा। ठीक है मनस्वी गौतम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं, खासतौर से महिलाओं की तरफ से जो अपराध किए जा रहे हैं, आखिरकार इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब अपराध कोई करेगा तो जाहिर तौर पर उसे पता है कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, जेल में हम जाएंगे। इस मामले में भी यही हुआ है खैरथल में। उसका प्रेमी और 2 जो हत्यारन पत्नी है वो भी पकड़े गए हैं। तो फिर क्या मानसिकता रहती है, फिर अपराध क्यों कर दिया जाता है? देखिए, एक मूलभूत बात जो हमको समझनी है वो ये है कि अपराध करते वक्त जिस समय जो मनोस्थिति व्यक्ति की रहती है, उस समय इतना समझ व्यक्ति की स्वयं काम नहीं करती, काम करता है वो प्रभाव जिसके अधीन होकर के वो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है। जहां पे भी आप देखेंगे, ज्यादातर जो ये महिलाएं जितनी भी हैं, उन सबको कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि उनको मोटिवेट करता है उस कार्य को करने के लिए। कोई और है जो उनके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई और है जो उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो इमोशंस के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी रूप से उनको प्रभावित करना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये एक बाहरी प्रभाव है। दूसरा, स्वयं का विवेक इसलिए काम में नहीं ले पाते क्योंकि इमोशंस उस समय बहुत ज्यादा हावी होते हैं, सोच उस समय प्रभावित हो जाती है। तीसरी चीज जो इसमें एक मूल रूप से देखने मिलती है वो ये है कि कई लोगों में स्वयं जो है वो अंदर एक मन में कुंठाएं हैं या फिर महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं जो कि वो उन सुनहरे सपनों को देख करके और उससे प्रभावित होकर के उनके अधीन हो जाती है। ठीक है, एक चीज जो और देखने को मिलती है जिसके बारे में हम आमतौर पे चर्चा नहीं करते, वो होती है उनकी खुद की पर्सनैलिटी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज होती हैं जो इन चीजों के प्रति ज्यादा वनरेबल होती है, और उन लोगों को अगर टैप किया जाए तो ऐसे लोग ज्यादा इस चीज में आते हैं, चाहे वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी हो, चाहे वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो, चाहे वो डिपेंडेंट टाइप पर्सनैलिटी हो। ये इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर देखे जाते हैं, जो जल्दी इस चीज के अंदर प्रभावित होकर के और इस चीज के अंदर पड़ जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मनस्वी जी, ये चीज़ जो है वो इमोशंस पर कंट्रोल ना करना, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर काम हो सकता है। अनिल गोटवाल जी, आपसे मैं यहाँ पर कानूनी पहलू समझना चाहूंगी, इस तरीके के केसेस को आप कैसे डिकोड करते हैं? कहने का मतलब है क्या इस तरीके के केसेस जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वाला मामला सामने आ जाता है, चाहे मुस्कान का, सोनम का ले लें, या फिर अब मौजूदा हम लक्ष्मी को लेकर जो डिबेट कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ऐसे केसेस में कानून कमजोर है, या कानून का फिर डर क्यों नहीं है अगर कमजोर नहीं है कानून? तो कानून तो कमजोर नहीं है मेरे हिसाब से, कानून तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें जो सामाजिक पृष्ठभूमि, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इसमें ये ज्यादा अपराध कारित हो रहे हैं। और इसके अंदर जब कई दफे हम देखते हैं तो 2 तरीके के अपराध सामने आते हैं। एक तो जैसे मान लो बच्चों वाले शादी होने के बाद में, और वो भी किसी प्रेमी के साथ जा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण फैमिली बैकग्राउंड है कि या तो उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई, या उसके वहाँ ससुराल में उसको पीड़ित किया जा रहा है, या टॉर्चर किया जा रहा है, या कोई ताने दिए जा रहे हैं। ऐसे में कोई एक ऐसी एंट्री हो जाती है, जैसे इसके अंदर एंट्री हुई है, ये विधुर है
इसकी बीबी की डेथ हो गई है, इसने देखा कि ऐसा ऐसा परिवार आया है, इसको जरा सा मैं बहला फुसला लूंगा, ऐसी मीठी मीठी बात कर लूंगा। तो एक मेरा ऐसा मानना है कि महिला की परवरिश जो है हमारे यहाँ आज भी दबा के की गई है, वो किसी की बातों में आ जाती है। आप देखो ये जादू है, टोना है और कोई है, ये भावनात्मक रूप से अपने आप को रिलेट कर लेती है और वो कहीं ना कहीं जाके और बाद में जब ये सारा सब कुछ हो जाता है तो इंटरोगेशन के दौरान हमने ये देखा है कि वो इनोसेंट मानती है अपने आप को कि मेरे द्वारा ये अपराध नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं मैं भावना में बह गई या मेरे को बहला फुसला के इसमें शामिल कर लिया गया। तो ऐसा देखा गया है कि महिला को कहीं पे भी कैसे भी मोल्ड किया जाने के लिए कोई अगर ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा व्यक्ति उसको मिल जाता है तो वो उसकी बातों में आ जाती है। तभी आईपीसी में और अभी ये बीएनएस में आज भी बहला फुसला कर जो वर्ड यूज किया जा रहा है और जिसको कॉग्निजेबल माना है और अपराध माना है, तो इसको ये है कि इंडिया के अंदर भारतीय पृष्ठभूमि में हमारे यहाँ पर महिलाओं को बहलाए फुसला कर कुछ भी किया जा सकता है। तो ये बताइए जो हम देखते हैं सजा ज्यादा किसको होगी, लक्ष्मी को होगी या फिर जितेंद्र को होगी? तो क्या, क्योंकि आप ये कह रहे कि ये तो इन्फ्लुएंस बाय जितेंद्र। देखिए ये क्या है कि उसमें एक्ट काम करता है कि मेजर एक्ट किसका है। मान लो कोई अपना कोई चाकू अवेलेबल कराया तो ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल होगी, डायरेक्ट मर्डर में शामिल नहीं होगी। या तो अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जबकि ये उस स्टोरी में उसके साथ बहला फुसला के शामिल हो गई, कोर्ट ये देखती है कि इसका अपराध कितना है तो इसकी सजा कम होगी और जो अपराध कारित करता है उसकी सजा ज्यादा होती है। ये जब हम देखते हैं एविडेंस आती है या कोर्ट के अंदर सब चीजें सामने आती है तो वहां पर इनको कॉन्स्पिरेसी में या तो पूरी सजा मिल सकती है या कोर्ट ये देखती है कि नहीं इनका पार्ट है जो इतना ही है और इनका पार्ट कम है। तो ये आपने देखा होगा कि मर्डर केस में भी कोई बरी हो जाता है, किसी को 7 साल की सजा होती है, किसी को आजीवन कारावास हो जाता है, किसी को फांसी तक हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है। तो ये इनका उस समय क्या रोल रहा है, क्या एक्ट रहा, मैं इसको जैसे अभी ये पैनल के अंदर सारे साइकोलॉजिस्ट और ये बैठी है महिलाएं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक वो आपने क्वेश्चन उठाया था कि क्या वो डाइवोर्स वाला वो एक जटिल प्रक्रिया है, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के अंदर अभी इतना सोच ही नहीं आया कि हम ये कर ले। आप ये देखिए कि ये एक वहाँ ग्रामीण परिवेश से आई, जो ही यहाँ आया, जैसे अभी उसके देवर ने बताया कि इससे पहले नहीं था। ये जितेंद्र जब से इसके साथ आया वहां से इसकी स्टोरी बदली और इसने बहला फुसला के अपने फेवर में कर लिया। अरे भाई उसकी शादी हुई है, 3 बच्चे हो गए, तब तो उसने नहीं किया अपराध, अब ये अपराध किया है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा उसने इसको सरसब्ज बाग दिखाए, ऐसा किया कि भाई मैं आपको अच्छी तरह रखूंगा या ये करूंगा या जो भी एक उसको क्या बताया होगा। आपकी बात से 2 पॉइंट यहाँ पर निकलते हैं। एक तो ये कि घर से बाहर किसी का निकलना, तो क्या ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है? जैसे आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो भी तो ईंट भट्टे पे काम करने जाती थी, मजदूरी करने जाती थी लक्ष्मी, तभी तो जितेंद्र से उसकी मुलाकात हुई। तो आप इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि डिवोर्स को हमारा समाज सही से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसीलिए हम खुले मन से इस पर बातचीत नहीं कर रहे, एक फोबिया अभी भी मन में बैठा हुआ है और फिर हम टेढ़ा रास्ता अपना लेते हैं। अनिल जी, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखो, 2 चीजें पूछी है। मैं ये कह रहा हूं कि ग्रामीण परिवेश की महिला भी काफी अपने आप से शिक्षित महिला से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। वो अपनी भावनाओं को समझती है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है और वो साथ में मजदूरी भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है, वो बाकायदा कंधे से कंधे मिला के और पुरुष के साथ काम कर रही है। तो वहां उस परिस्थिति में तो वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है। रहा सवाल दूसरा कि इनको उस समय ऐसी कोई काउंसलिंग हो, ऐसा कोई परिवेश, विवाह का परिवेश हो या कोई परिवार में ऐसा कोई मिले, वो इस तरह की अगर उनको वो अवगत कराए। और मैं ये कह रहा हूं कि आज डाइवोर्स के केसेस भरे पड़े हैं, कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा है। 4 कोर्ट्स भी अगर राजस्थान में लगा दी गई है तो वहां पे कोई है नहीं। एक
तो मैं ये कह रहा हूँ अगर पढ़े लिखे हैं तो डाइवोर्स में जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। ठीक तो है, ये ठीक है नल जी, आपका पॉइंट ठीक है, आपका है। पॉइंट हो गया। हमारे साथ हंसराम के छोटे भाई भी हैं गौतम, और गौतम के लिए घड़ी बहुत ज्यादा नाजुक कही जा सकती है। गौतम, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या कभी आपके भाई हंसराम ने इस बारे में जिक्र किया था कि उनकी पत्नी उनके कहे पे नहीं चल रही है या किसी के साथ ज्यादा दोस्ती हो रही है? नहीं, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था जी। आपको दोनों को देखकर क्या लगा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है, रिश्ते सही चल रहे हैं? ये तो सब कुछ सही लग रहा था, सही चल रहे हैं, और ये बाद में हत्या के बाद में पता चला हाँ गलत है। आपकी आखिरी मुलाकात अपने भाई से और भाभी से कब हुई थी? आखिरी मुलाकात हो गए होंगे 3-4 महीने तब हुई थी जी। क्या कभी जितेंद्र के बारे में जिक्र हुआ? नहीं, जिक्र तो कभी भी नहीं हुआ था। आपकी भाभी का व्यवहार कैसा था अपने पति के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए? भाभी लड़ती थी भाई से जी। किन चीजों को लेकर लड़ाई होती थी? पता है, इन लोगों का झगड़ा होता रहता था, तब भी भाई पैर और दाब के तेल लगा के कपड़े धुल देता था, उसे खुशी रखता था, कभी लड़ाई नहीं किया, उसने नहीं किया, ये भाभी लड़ती रहती थी। ठीक है मनस्वी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम मेरठ की मुस्कान का केस देखें या फिर यहाँ का लक्ष्मी का केस देखें, ये दोनों पत्नी होने के साथ माँ भी हैं, और माँ की जब बात होती है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें दिखता है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। इसके पीछे की आप साइकोलॉजी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक रास्ता हम वही बार बार कह रहे हैं कि सेपरेट होना भी हो सकता था, लेकिन एक माँ एक हत्यारन बन जा रही है, वो 3 घर तबाह कर रही है, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, अपने पति का तो उसने घर बर्बाद ही कर दिया, और जिसके साथ वो सोची जिंदगी सुखद रहेगी वो भी नहीं हो पा रही है। दोनों सलाखों के पीछे ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बीइंग अ मदर जो है कि माँ होने की वजह से वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। नॉर्मली व्यक्ति किसी भी विषम परिस्थिति में कैसे भी हो, हमेशा अपने बच्चों को देख करके रुक जाता है कि भाई मेरे बच्चों को इस जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अपने जीवन को जैसा है वैसे ही चलाना चाहिए। या कहीं कहीं रिश्तों में अगर तनातनी भी है तो उसके अंदर वो अपने बच्चों की तरफ देख करके और इस चीज को कोशिश करती है कि कैसे भी नजरअंदाज हो जाए और चीजें टल जाए एक बार पे। पर जब एक स्वयं का स्वार्थ कि मुझे मेरी जीवन को अच्छा करना है, मुझे मेरे बारे में सोचना है, और जब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई अभी तो तुम्हारा बहुत लंबा जीवन है, अभी तुम आगे बहुत कुछ कर सकती हो, तुम अपने बारे में सोचो, बाकी लोगों के लिए तो बाकी सब हैं वो संभाल लेंगे, और किसी भी प्रकार से जब ब्रेन वॉशिंग होती है तब ब्रेन वॉशिंग के बाद में फिर वो सेंटिमेंट्स काम नहीं करते हैं, वो थॉट प्रोसेस नॉर्मल नहीं रहता है, बल्कि उसके अंदर एक तरह का वो कॉम्प्रोमाइज थॉट प्रोसेस होता है जो आपकी नॉर्मल जो थॉट्स हैं, जो आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उन सबको डिसरेगुलेट करके, उन सबको एक तरफ करके और व्यक्ति अपने निर्णय के प्रति आतुर हो जाता है। उस समय ये नहीं है व्यक्ति के मन में सोच आता है कि परिवार क्या सोचेगा, माँ बाप क्या सोचेंगे, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये आर्थिक परिस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रकार के विचार को नहीं है। पर मुझे तो अपनी एक ग्रेटिफिकेशन करनी है नीड की, वो नीड जो कि एक क्रिएट करी गई है। हाँ। वो नीड एक्चुअल नीड नहीं है। अगर एक्चुअल नीड होती तो इतने लंबे समय तक वो परिवार नहीं चलता। वो नीड क्रिएट करी गई है, उसका सपना दिखाया गया है। लेकिन ताना गडकरी जी, इतनी हिम्मत आती कहां से कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए, वो भी ये कि जिसके साथ आप रिश्ते में बने थे, अरे कभी तो आपने अच्छा टाइम भी स्पेंड किया होगा, उतनी हिम्मत आप भाग जाइए, निकल जाइए घर से, कौन रोकने वाला है? जी हाँ, मैं इसे सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की तरह से देखती हूं। मनस्वी जी, मेरा सवाल ताना जी से था, मैं आती हूँ आपके पास। तान्या जी, जी तान्या जी कंटिन्यू। मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये एक केस तो है ही, और मेरी संवेदनाएं उसके परिवारों के साथ है, ऐसे परिवारों के साथ, लेकिन ये एक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की तरह से भी मैं देखती हूँ, जहाँ पर एक समाज की पूरी जो एक पीढ़ी है या फिर
उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है कि तुम परिवार को मत देखो, तुम अपने बच्चों का मत सोचो, तुम्हारा जो भी हस्बैंड या वाइफ है वो तुम पर बोझ है, तुम सिर्फ अपना सोचो, अपने लिए जियो और अपने मजे के लिए मेरे पास कुछ भी क्लोजिंग करो। कमेंट के लिए बहुत कम सेकंड्स यहाँ मैं देना चाहूंगी। सुनैना जी, आपको क्या लगता है इस तरीके के मामलों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, रिश्तों में कैसे मिठास वापस लाई जा सकती है? 30 सेकंड में। देखिए, मिठास लाने के लिए सबसे पहले परिवारों को, और जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ियां हैं उन्हें भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा और हमें भी समझना पड़ेगा, हमें व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। और ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में अलग तरह की व्यवस्थाएं रही हैं और उन व्यवस्थाओं को हमें जब रिस्पेक्ट करना आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का क्राइम और आगे बढ़ेगा। आज के अगर 30-40 साल 50 साल पहले हम जाके हमारे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो हमारे पेरेंट्स के जमाने में डिवोर्स जैसी चीजें नहीं होती थी, मैरिज फेल्योर से संबंधित चीजें बहुत कम होती थी और मर्डर जैसी चीजें, अपने ही पति का मर्डर कर देना, अपने ही बच्चों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं कर लेना, ये बहुत ही रेयरली मिलते थे, लेकिन आजकल ये आम हो गई है। तो आम इसीलिए हो रही है, जैसा बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है कि अपने परिवार की जड़ों को आप समझें, उन तक वापस पहुंचे और तभी ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर।